क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी एडीओ में साइंस यानी विज्ञान के जितना प्रश्न आया हुआ था वो सीधे तौर पे आपको एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो एनसीईआरटी को कितने क्लास से आए हुए थे, कितने चैप्टर से, कौन सा बुक से, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और ये वीडियो पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 जरूर लाएंगे और पार्ट 2 में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप में शामिल होता है। तो ये आपको कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी होगा या जेथोफिल होगा या क्लोरोफिल ए होगा या कैरोटीन होगा। तो जब एनसीईआरटी पढ़िएगा ये बायोलॉजी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए। तो ये देखिए ये आपको कहाँ से आया हुआ था, तो जीव विज्ञान जो क्लास 12 का होता है ना, वहीं से ये आपको आया हुआ था चैप्टर 10 से। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कि देखिए जो मेन है वो डायरेक्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है कि यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य जैसे थाइलोकोड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी और जेनफिल तथा कैरोटीन जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, 9 से लेकर 12 तक का आपको पढ़ जाना होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। देखिए है अगला क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सिंगर और निकलसन के द्वारा, या रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वाटसन या क्रुक या हुक के द्वारा। तो जब एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें साफ साफ दिया हुआ है सिंगर और निकलसन। ठीक है, तो ये है आपको प्लाज्मा झिल्ली, यही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 में यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसे किरमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न कि वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, अनुकूलन, परिवर्तन या संकर। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसको अनुकूलन ही कहते हैं। क्लास 11th जीव विज्ञान से ये प्रश्न आया हुआ था। देखिए अनुकूलन वाला टॉपिक में पढ़िएगा, इसलिए हम अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, यह जीव का कोई एक ऐसा गुण है जो अकार्यीय या कारिकीय व्यवहार है जो उसे अपने आवास में जीवित रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आया हुआ था क्लास 12 का, सॉरी क्लास 11 का। और देखिए क्लास 10 से ये वाला प्रश्न आया हुआ था कि जाइलम क्या है। ठीक है, तो पौधे में जल का परिवहन, पौधे में जल का, यहाँ देखिए पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है। तो सभी कोई जानते हैं ये बेसिकली जाइलम होगा। और देखिए यहाँ पे जब क्लास 10 का आप चैप्टर 6 पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था एनसीईआरटी सा। देखिए कि एक जाइलम, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि एक जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। ठीक है, और दूसरा फ्लोएम पत्ती जहाँ प्रकाश लेंस से संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं। तो ये आपको 9th में आपको भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। और देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से गाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। ये गाइकोलिसिस के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसे, ये वाला सही होगा, या यह साइटोप्लाज्म में होता है, ये सही होगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या यह सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो इसका स्टेटमेंट जब पढ़िएगा एनसीईआरटी तो इसका होगा ये साइटोप्लाज्म में होता है, संपन्न होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाइकोलिस का टॉपिक जो पढ़िएगा, ठीक है, गाइकोलिसिस के बारे में पढ़िएगा, ये आपको गाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है और यह सभी जीवों में मिलता है। यहाँ है ना गाइकोलिसिस। ठीक है, ये आपको कहाँ से था, तो ये जब क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़िएगा चैप्टर 12 पेज नंबर 229 पे ये दिया हुआ है। और एनसीईआरटी प्रूफ के साथ देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसका गाइकोलिसिस के चरण के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ये में होता है। और दूसरा देखिए ये प्रश्न है, दूसरा है कि एक अतिक्रांतीय द्रव्य तब बनता है जब क्या होगा, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से बहुत नीचे गर्म किया जाता है, या किसी पदार्थ को पूरी तरह जला दिया जाता है, या किसी पदार्थ को उसके क्रांति के ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से पूछा हुआ था, तो क्लास 11th का जो
आपको केमिस्ट्री वाला है, चैप्टर 5 क्लास 11 से पूछा हुआ था ये प्रश्न, 150 नंबर पेज पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा कि यह वह अधिकतम ताप है जिस पर द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और यह अधिक ताप पर गैस होती है। तो यहाँ पे आप पूरा पेज डिटेल वाइज पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आपको बन सकता है प्रश्न। तो अगला देखिए प्रश्न है, अगला देखिए ये प्रश्न है कि दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और अंतरिक्ष यात्री ए बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही प्रकाश यानी संकेत लाइट भेजता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। तो ये बेसिकली आप जब ध्वनि और प्रकाश का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री ए द्वारा भेजा गया प्रकाश बी तक पहुंचेगा लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगा, यानी बी इज द राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 10th वाला एनसीईआरटी में पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यह दर्शाने के लिए बेल जार का उपयोग किया गया है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था क्लास 10th का एनसीईआरटी ध्वनि चैप्टर से और प्रकाश से, तो यहाँ से ये आया हुआ था। तो अगला देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो जब तापमान बढ़ता है तो आपको क्या होता है कि अर्धचालक आरोधक घटता है। ठीक है, और जबकि चालक आरोधक बढ़ता है, तो ये आपको इसका सही हो जाएगा ए। देखिए ये कहाँ से, तो आप जब फिजिक्स पढ़िएगा क्लास आपको 11th का, तो ये पार्ट 2 है, वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था भौतिकी पार्ट 2 से। देखिए यहाँ पे है कि इन दोनों के मध्य क्या है, तो अर्धचालक है और इसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता तथापि ताप बढ़ाने पर अधिलक्षण रूप से घटती है। तो यहाँ से ये आया हुआ था प्रश्न आपको। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है, क्या है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है या आयरन है। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसको आंसर हो जाएगा आपको आयरन। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे रक्त में संगठित पदार्थ के बारे में जब एनसीईआरटी क्लास 11th पढ़िएगा उसमें दिया हुआ है कि इसका रंग लाल और यह लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। किसका, हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न, अगला यहाँ पे आपको पूछा हुआ है प्रश्न मिलान करने वाला, ये आपको बेसिकली 10th वाला जो एनसीईआरटी होता है वहां से आया हुआ था, ये गलती से लग गया है। तो ये देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का यहाँ पे उपयोग पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस का कहाँ उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए इज द राइट आंसर हो जाएगा जब एनसीईआरटी पढ़िएगा। और देखिए यहाँ पे कि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या हो जाएगा आपको, तो सेविंग में आवर्धक सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी ए का हो जाएगा आपको एस और 2 का हो जाएगा आपको आर उत्तल दर्पण का वाहनों में, उसके बाद 3 का पी हो जाएगा। ठीक है, 3 का उत्तल लेंस का हो जाएगा कैमरों में, उसके बाद बाकी बात जो बचा आपको अवतल लेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे मायोपिया को सुधारने के में उपयोग किया जाता है। तो कैसे होगा आप देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा क्लास 10th का, तो उसमें दिया हुआ है उत्तल दर्पण का उपयोग में समान वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। और उसके बाद जब अवतल दर्पण का पढ़िएगा तो यहाँ दिया हुआ है इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, तो 2 को जैसे मिल जाएगा तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला प्रश्न से एक और रिलेटेड बीपीएससी 71 में भी ये आया हुआ था। प्रकार आई तत्काल अति संवेदनशील मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको IgE। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। जब क्लास 12th का आप लोग बायोलॉजी पढ़िएगा, क्लास 12th का ये जीव विज्ञान, इसी में आपको ये मिलेगा। देखिए हम लोग देखते हैं कहाँ से है कि जब कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति रक्षा तंत्र की अंतर्जनित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है और ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं और इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा IgE प्रकार की होती है। यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला देखिए, अगला है कि ड्रेसोफिला को, अगला प्रश्न है कि ड्रेसोफिला को अनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो किसने लोकप्रिय बनाया, ग्रेगर मेंडल ने, तो या फ्रैंकलिन ने, रोजलिन फ्रैंकलिन या थॉमस हॉट मॉर्गन या जेम्स वॉट। तो इसका होगा थॉमस हॉट मॉर्गन इज द राइट आंसर। और ये एनसीईआरटी क्लास 12th का बायोलॉजी से बना हुआ था जीव विज्ञान। देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा
लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंस्करण क्रॉस किए। ठीक है, तो ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान था। यहाँ से ये पहले प्रश्न आपको आए हुए थे। अगला देखिए ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संरचना किसकी है। बेसिकली ये किसकी संरचना है। ठीक है, तो यूरोसिल की है या साइटोसिन की है या एडेनिन की या थाइमिन की है। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें साफ आपको पता चल जाएगा, पूरा डिटेल पढ़िएगा। तो यूरोसिल की ये संरचना है। कैसे है तो देखिए, जब क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़िएगा वहाँ पे देखिए बाकायदा ये एनसीईआरटी प्रूफ है, वहाँ से ये आया हुआ था। देखिए यहाँ पे है ना, एडोनिन ए, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल में ही NH नीचे है देखिए, और HN है O है। तो ये वाला आकृति दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। तो अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए, ब्लास्ट फर्नेस यानी भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है। रॉट आयरन, पिग आयरन, स्टील आयरन, कास्ट आयरन। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसी में साफ दिया हुआ है, पिग आयरन ही कहा जाता है वाते भट्टी से निकले हुए प्राप्त लोहे को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वात्य भट्टी से प्राप्त लोहे में 4% कार्बन और अन्य अशुद्धियां जैसे SiMn सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, और यह कच्चे लोहे यानी पिग लोहे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है क्लास 11th का एनसीईआरटी जब केमिस्ट्री पढ़िएगा वहाँ से ये प्रश्न बना हुआ था। देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी है ना। तो अगला हम लोग देखिए प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए कि कीटों में अपूर्ण कायांतरण यानी मेटामॉर्फिज्म के बारे में सही कथन क्या है, यानी सही चरण क्या है। तो अंडा, निम्फ और वयस्क, इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्लास 12 का जो पढ़िएगा बायोलॉजी उसी में दिया हुआ है, क्लास 11 का सॉरी। यहाँ देखिए जब डिटेल ये पढ़िएगा कि कॉकरोच के बारे में, यहाँ पे कि कॉकरोच जो देखिए यहाँ पे है कि श्वसन नलिकाएं रुद्र बाहर की ओर खुल जाती है, तंत्रिका तंत्र रिज्जु अंडीय गुच्छियों द्वारा निरूपित किया जाता है और निषेचन आंतरिक होता है। मादा 900 से 10 अंडाकोश उत्पन्न करती है, जिसके परिवर्धित भ्रूण पाया जाता है, और एक अंडाकोश के फटने से 16 नवजात शिशु बाहर आते हैं, और जिसे अवरक यानी नीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आपको आया हुआ था। अगला देखिए प्रश्न है कि कोशिका के आत्मघाती थैले कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडीज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। तो देखिए ये कहाँ से पूछा हुआ था। तो इस यहाँ पे देखिए जब क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा यहाँ दिया हुआ है साहब कि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, और इनके कोशिकीय चयापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त होकर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं, तो फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आपको आया हुआ था। तो अगला हम लोग देखते हैं, देखिए ये वाला प्रश्न आपको कहाँ से बना हुआ था। देखिए उत्तल लेंस में यदि वस्तु को 2f फोकल लेंथ लंबाई का 2 गुना पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी। वास्तविक 2f पर और वस्तु के समान आकार की होगी। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्लास 10th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा ये वाला बुक, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा चैप्टर 9 में। ठीक है, चैप्टर 9 में एनसीईआरटी में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति और तथा अपेक्षित साइज। तो बिंब की स्थिति में क्या है, जब 2f पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f पर होगी, और प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज क्या होगा, समान साइज का होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यहाँ से ये बना हुआ था, उस हिसाब से ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि अनुवांशिकी जेनेटिक्स के रूप में किसे जाना जाता है। तो सभी कोई जानते हैं इसका होगा ग्रेगर मेंडल ही होगा। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ही होगा। देखिए यहाँ पे है ग्रेगर मेंडल के बारे में जब क्लास 10th में है, और यह वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा इसकी गणना की। इसलिए इन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ये एनसीईआरटी में आए हुए थे। अगला देखिए प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है। तो NH3CH4COS2। तो NH3 ही आपको ये सबसे पहले होगी। अमोनिया, देखिए ये क्लास
11th का केमिस्ट्री चैप्टर 5 से ये प्रश्न आया हुआ था। यहाँ देखिए, अमोनिया का द्रवीकरण पहले होगा क्योंकि इसका क्या हुआ कि क्रांतिक ताप पहले प्राप्त होगा, इसलिए इसका द्रवीकरण पहले होगा। यहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था। यहाँ पे तालिका में देखिए अमोनिया है, ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और अगला देखिए, अगला है कि वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल में डीएनए के दो तंतु किस किस प्रकार चलते हैं, समानांतर या प्रति समानांतर, वृत्ताकार या लंबवत। तो प्रति समानांतर ही चलते हैं। और ये क्लास 12th का बायोलॉजी से आपको वंशागुणित के आणविक आधार से ये प्रश्न आए हुए थे। तो जब डीएनए के यहाँ पढ़िएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, जेम्स वॉट और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की द्विकुंडलीय नमूना प्रस्तुत किया। और यहाँ है, जब पढ़िएगा इसकी खास विशेषताओं में निम्नलिखित में कि दोनों श्रृंखलाएं क्या है, आपस में प्रति समानांतर ध्रुवन रखती है। यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। और देखिए यहाँ पे डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न आए। तो साथियों, अभी तक जितना आप क्वेश्चन देखें और एनसीईआरटी का प्रूफ देखें, तो आपको हम बीपीएससी एईडी में इतना पूछा हुआ था, जिसमें आपको पार्ट 1 है ये, ठीक है, पार्ट 1 ये वाला आपको वीडियो पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में। और ये 35 से 36 टोटल प्रश्न है, टोटल वीडियो जो आएगा पार्ट 2 तक। पार्ट 1 जो आपको अभी जितना क्वेश्चन कराए वो पार्ट 1 था, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। आज वीडियो में हम लोग कितना किए, लगभग 15 से 16 प्रश्न किए। और जो जितना आपको एनसीईआरटी से ही टोटल आपको आया हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न जो था बाहर से थे, 2-3 प्रश्न थे जिसको हम इंक्लूड नहीं किए, वो बाहर से आए हुए थे। और लगभग 80% से 90% क्वेश्चन आपको साइंस के एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो आप लोग होशियार हैं, आप लोग अपने खुद से फैसला कर सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है साइंस सब्जेक्ट के लिए। कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं बीपीएससी के लिए ज़रूरी है, या ऐसा कोई भी एग्जाम हो, बीएसएससी हो, सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनसीईआरटी को आप लोग 9 से लेकर 12 तक का पूरा पढ़ जाना चाहिए। और उसके साथ भी आप कोई भी बुक भी आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बीपीएस बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे, इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। जय हिंद साथियों।